नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 27 सितंबर 2025 और देखते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन से न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ आती है, ट्रंप स्लैब्स टैरिफ्स ऑन ड्रग्स, ट्रक्स एंड फर्नीचर। यानी कि जो ट्रंप साहब ने जो टैरिफ वॉर छेड़ा था, ठीक है, जो ब्रिक्स नेशंस अपनी एक करेंसी बनाना चाह रहे थे, ठीक है, उसको अल्टर करने के लिए, उसको बेसिकली ब्रिक्स कहीं ऐसा ना हो कि डॉलर का डीडॉलराइजेशन कर दें, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यूएसए ने, अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, टैरिफ वॉर खेलना शुरू किया। इनिशियली 19 डेज का टाइम दिया, देन उसको फिर एक्सटेंड कर दिया, भारत पर लगा दिया टैरिफ। और अब वो कह रहे हैं कि भारत के ऊपर जो टैरिफ है उसको बढ़ाकर हम कितना कर देंगे, 100% टैरिफ कर देंगे, जिसके अंदर कुछ चीजें हैं। द न्यू टैरिफ्स इंक्लूडिंग 100% ड्यूटीज ऑन ब्रांडेड ड्रग्स एंड 25% ऑन हैवी ड्यूटी ट्रक्स टेक इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 1। यानी कि 1 अक्टूबर से, ठीक है, अब ये महीना खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट, तो 1 अक्टूबर से जो ट्रक्स होंगे, ठीक है, जो आपके ड्रग्स हैं, है ना, मेडिसिन हैं, और आपको पता होना चाहिए कि जो अमेरिका है बेसिकली यूएसए, उस यूएसए की मैक्सिमम डिपेंडेंसी जो है, अगर मैं फार्मेसी की बात करता हूं तो वो या तो चाइना पे है या फिर इंडिया पे है। शायद आपको पता होना चाहिए कि इंडिया सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल्स किसको एक्सपोर्ट करता है, यूएसए को। यानी कि अगर पिछले ईयर की अगर मैं बात करता हूं 2024 की, तो पिछले साल में भी अमेरिका में जितना फार्मास्यूटिकल्स आए उनमें से 30% जो थे वो कहां से थे, इंडिया से, ऑलमोस्ट 31 या 30% के आसपास। तो क्या इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, और सीधा 100% टैरिफ की बात हो रही है। तो देखो, दो चीजें हैं, हमारे वहां पर एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा तो डेफिनेटली हमारी दवाइयां या तो कोई दूसरा मार्केट में चाहिए या फिर यहीं पर कंज्यूम होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, तो कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी उस पर इफेक्ट तो पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की डिपेंडेंसी भी तो है ना हमारे ऊपर। अगर 30% मेरे यहां से जा रहा है कोई सामान, तो डेफिनेटली उनको 30% कहीं और से ढूंढना पड़ेगा अगर मैंने बंद कर दिया तो कहीं। और अगर वहां अलाउ रहा तो वहां के लोगों की जेब पर भी तो इफेक्ट पड़ेगा। तो जो भी होगा, वहां के लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, बाद की बातें हैं। बस इतना याद रखना कि 1 अक्टूबर से टैरिफ वॉर जो चला आ रहा है, हम काफी बार पढ़ चुके हैं, हमने साल भर बस ट्रंप का टैरिफ ही पढ़ा है, और कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन टैरिफ या फिर ट्रंप आपके न्यूज में नहीं रहते हैं। तो सिमिलरली बस वैसी एक न्यूज है, फ्रॉम 1 अक्टूबर क्या होगा, 100% टैरिफ लगा दिया किसके ऊपर, 3 प्रोडक्ट के ऊपर, आपका फर्नीचर, ड्रग्स और उसके साथ साथ जो आपके मिनी ट्रक्स होते हैं उनके ऊपर। 100% टैरिफ ऑन एनी ब्रांडेड और पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स अनलेस द फर्म इज बिल्डिंग इन ए प्लांट इन यूएस। या तो फिर आप वहीं पर बनाओ, और अगर यहां से भेज रहे हो तो देन यू हैव टू पे द टैक्स, आपको टैरिफ देना होगा। और टैरिफ की न्यूज कोई नई नहीं है, तो हम इसको जस्ट रीड करके आगे बढ़ जाते हैं। आप ब्रिक्स के बारे में जानते हो, आप नेटो के बारे में जानते हो, आप अमेरिका के जो आजकल रवैया बन रखा है RIC, रशिया, इंडिया, चाइना को ब्रेक करने का, वो पूरा पैटर्न आप समझते हो, क्योंकि हमने बहुत बार इन चीजों को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। 25% टैरिफ लगा दिया किसके ऊपर, हैवी ड्यूटी ट्रक्स के ऊपर, ठीक है। और 30 to 35% टैरिफ लगा दिया हाउस होल्ड फर्नीचर, किचन कैबिनेट्स, बाथरूम वैनिटीज, ठीक है। एंड और जितने भी आपके फर्नीचर्स हैं उनके ऊपर क्या लगा दिया है, टैरिफ लगा दिया गया है। कब से? 1 अक्टूबर से। तो ये वाली न्यूज हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं ना, जब से टैरिफ ही टैरिफ लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट एक और आर्टिकल है, बिल्कुल सेम है, इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ द यूएस टैरिफ ऑन फार्मा एक्सपोर्ट्स अनलाइकली। क्या एकदम से इफेक्ट पड़ेगा? तो सीधा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, हमारे फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर। और डेफिनेटली उसके अंदर हमें क्या देखना पड़ेगा, उसके अंदर जो हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो तो जाएगी, हमें लॉस भी देखने को मिलेंगे। तो बस वही सिमिलर न्यूज दूसरे पेज पर लिखी हुई है। तो वही टैरिफ वॉर, ठीक है, ब्रिक्स, सब बातें आप पहले से जानते हो। द न्यू 100% टैरिफ ऑन एनी ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विल अप्लाई to all imports unless the company has already broken ground on building a manufacturing plant in the US, Mr. Trump said. अगर आप वहीं पर बना रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज आपको टैक्स देना पड़ेगा। The pharmaceutical research and manufacturers of the America and industry group said companies continue to announce hundreds of the billions in the new US investment tariffs risk those
प्लान्स, ठीक है। तो क्या होगा, दूसरे भी वहां पर क्या नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो देखो लॉस तो वहां भी है, लॉस तो यहाँ भी है। अब देखते हैं होता क्या है। 1 अक्टूबर भी आ जाएगा, उस दिन ही दोबारा न्यूज आएगी, डेफिनेटली हम इसको वहां पर दोबारा डिस्कस कर लेंगे। चलते हैं किसी दूसरी अच्छी न्यूज के ऊपर। नेक्स्ट है वांगचुक डिटेन्ड अंडर द NSA 2 days आफ्टर द वायलेंस इन ले। ये शायद हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर वाज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। एक जम्मू कश्मीर बना, दूसरा क्या बना आपका लद्दाख, है ना। आर्टिकल 370, ठीक है, उसको कब हटा दिया था, 2019 में। और इसको हटाने के बाद जो आपका जम्मू कश्मीर था, उस जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया गया था। एक बना था आपका जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा बना था आपका लद्दाख। अब डिस्प्यूट क्या था समझना, जम्मू कश्मीर जब बना तो जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया, तो जम्मू कश्मीर को इन्होंने बना दिया क्या, यूटी, ठीक है। लेकिन आपका जो लद्दाख है, उस लद्दाख को इन्होंने क्या बनाया, यूटी नहीं बनाया, लद्दाख को इन्होंने क्या किया, इसे यूटी बनाया, ठीक है। लेकिन कौन से नहीं बनाया, तो इसमें डिफरेंस क्या रहा फिर, तो डिफरेंस क्या बेसिक, तो याद रखना, इसे यूटी प्लस स्टेट लेजिस्लेचर का नाम दे दिया, ठीक है। और इसको क्या किया इन्होंने, यूटी ही रखा, इसमें स्टेट लेजिस्लेचर का ऑप्शन नहीं दिया। यानी कि जैसे हमारे दिल्ली में है, जैसे पुडुचेरी में है, ऐसे जम्मू एंड कश्मीर में कर दिया कि ये यूटी भी रहेंगी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी भी रहेंगी, प्लस इसके अंदर सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर भी रहेगा, स्टेट लेजिस्लेचर का कॉन्सेप्ट भी रहेगा। बट लद्दाख जो था उसको सिर्फ यूटी का स्टेटस दिया गया। अब लद्दाख में क्या प्रॉब्लम है समझना, हम पढ़ चुके हैं काफी बार इसको पहले ना, जस्ट उसके आगे थोड़ी सी कहानी बढ़ चुकी है और कुछ नहीं हुआ है। लद्दाख जो है, उस लद्दाख की डिमांड थी कि ठीक है हमें अलग कर दो, सेपरेट कर दो, बट हमें स्टेटहुड का स्टेटस चाहिए, हमें स्टेट में जाना है, ठीक है, हमें यूटी नहीं रहना है। और हमें स्टेट में भी कौन से स्टेट में जाना है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल या जो शेड्यूल नंबर 6 में जो स्टेट लिखे हुए मेंशन कर रखे हैं, उन स्टेट में जाना है हमें। अब शेड्यूल नंबर 6 में कौन से स्टेट आते हैं, तो शेड्यूल नंबर 6 में स्टेट आते हैं आपके कौन कौन से, आपका A, T, M और M। A से आपका क्या बनता है, तो A से बना आपका आसाम, ठीक है। T से आपका क्या बना इसमें, त्रिपुरा। और इस M से क्या बना आपका मेघालय। और इस वाले M से क्या बना आपका मिजोरम। यानी कि उनकी डिमांड है कि हमें ATM में डाल दो। ATM में क्यों जाना चाहते हैं, है ना, तो ATM में जाने का पर्पज ये है कि उसके अंदर जो स्टेट है उनके पास ऑटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट बॉडीज बनी होती हैं, ठीक है। हमने लास्ट टाइम जो था हिंदू पढ़ा था उसमें भी अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है ना, आई होप आपको याद भी होगा। तो उसके अंदर वहां के लोगों की परमिशन चाहिए होती है अगर तुम्हें वहां पर कोई डेवलपमेंट करना है, कोई प्लांट लगाना है, कुछ भी करना है, जैसे ATM में होता है। तो सोनम वांगचुक बेसिकली क्या है, एनवायरमेंटलिस्ट है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे काम किए उस आदमी ने, ठीक है। उसने आइस स्तूपा बनाए हैं, तुमने देखा होगा कि जब लोग वहां पर क्या करते हैं, बड़े बड़े आइस स्तूपा बना लिए, उसमें पानी इकट्ठा हो गया इसके फॉर्म में, और जो गर्मी पड़ती है तो वहां पर पानी की जो किल्लत आ जाती है तो वही पानी पिघल जाता है, तो उसको पीने के काम या एग्रीकल्चर वगैरह में वो यूज कर लेते हैं। आपने देखा होगा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए उस आदमी ने सोलर टेंट बनाए ताकि उस सर्दी वाले मौसम में, है ना, उस बर्फ वाले इलाके में जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लोग होते हैं उनको रहने में कोई तकलीफ ना हो, तो उसने सोलर पैनल वाले क्या बनाए, टेंट बना कर दिए जिसमें आराम से रहा जा सकता है। उस बात के लिए उसे बहुत अप्रिशिएट किया गया। इवन उसके ऊपर एक मूवी भी बनी 3 इडियट, जिसमें आमिर खान ने रोल प्ले किया था सोनम वांगचुक का एज फुनसुक वांगडू। आप सबने मूवी देखी होगी। बहुत सारे इनको अवार्ड दिए गए, बहुत सारे इनके पास पेटेंट है ना। ये आपके कौन बनेगा करोड़पति में भी आते हैं, वहां पर भी इनके बारे में बताया जाता है, ठीक है। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट भी है, ठीक है। इतनी सारी चीजें उन्होंने की, उसके बावजूद क्या हुआ, इनको देशद्रोही कहा गया, इनके ऊपर NSA एक्ट लगा दिया गया, ठीक है, और इनको डिटेन कर दिया गया है, इनको जेल में डाल दिया गया है। तो जेल में डालने का रीजन क्या है, ये हम कुछ दिन पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे। क्यों बैठे थे, बिकॉज लद्दाख की डिमांड है कि उसे इंक्लूड कर दिया जाए किसमें, शेड्यूल नंबर 6 में। बट अब बात ये निकल के आती है कि वाई दे आर डिमांडिंग, है ना, क्यों डिमांड कर रहे हैं। तो डिमांड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको वादा किया गया था, प्रॉमिस किया था कि जब लद्दाख बना था तो उनको ये वादा किया गया था कि हम तुम्हारी इस बात को सुनेंगे। इवन 3 मिनिस्ट्री ने तो इस बात के लिए हाँ भी कर दी थी कि हाँ उनका वहां पर जाना जरूरी है, उनको डाल दिया जाएगा। बट इलेक्शन चला गया, बातें चली गई, 2024 में अगेन इलेक्शन आया, फिर उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उसके बाद धीरे धीरे वहां पर उन्होंने एक और बात कही। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हो तो आपने देखा होगा
मिस्टर सोनम वांगचुक क्लेम कर रहे हैं कि चाइना जो है वो लद्दाख की बहुत सारी जमीन कब्जा चुका है और लद्दाख में जो ट्राइबल लोग हैं जिनको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट तो है किससे, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से, दैट इज व्हाई दे आर डिमांडिंग फॉर द शेड्यूल नंबर 6। दूसरा, उधर से चाइना जो है उनकी जमीन कब्जा चुका है। इवन आपने देखा होगा 1-2 साल पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर चाइनीज प्लेयर जो थे, चाइनीज जो सोल्जर थे, वो इंडियन धरती के ऊपर कोई गेम वगैरह खेल रहे थे, वॉलीबॉल वगैरह। उसके बाद उसने कहा कि मैं बॉर्डर पर जाकर दिखाऊंगा, वो लोगों को लेकर गया, 20,000 लोगों को लेकर मार्च किया, लेकिन 144 लग गया, उसको उठा के जेल में डाल दिया गया। फिर वो दिल्ली की तरफ चला, उसे जेल में डाल दिया गया, बहुत सारी चीजें हुई। अब दोबारा से वही बातें दोबारा होने लगी, अगेन डिमांड स्टार्ट हुई, और ये आज की डिमांड नहीं है, बहुत पुरानी डिमांड है। समझना इसकी कहानी आगे कहां तक बढ़ चुकी है, ठीक है। बहुत पुरानी डिमांड है, चली आ रही है, नहीं सुन रहे थे। इस बार क्या हुआ, जैसे नेपाल में जेन जी प्रोटेस्ट हुआ था, सिमिलरली वहां के लोगों ने, वहां के बच्चों ने क्या किया, बीजेपी ऑफिस को आग लगा दी, उनके झंडे को फाड़ के फेंक दिया, ठीक है, और वहां पर बहुत सारी गाड़ियों में आग लगा दी गई, वायलेंस हो गई और कुछ नहीं है। अब हुई तो क्यों ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो हु वाज लीडिंग दैट प्रोटेस्ट? तो प्रोटेस्ट को, पीसफुली प्रोटेस्ट को लीड कर रहा था सोनम वांगचुक, ठीक है। और जब सोनम वांगचुक उसको लीड कर रहा था तो उसे अरेस्ट कर लिया गया और उसके ऊपर देशद्रोह के आरोप लगा दिए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आदमी को कुछ साल पहले, कुछ दिन पहले, है ना, भारत का सबसे बड़ा साइंटिस्ट कहा जाता था, है ना, उसके ऊपर इतनी बड़ी मूवी बनी हुई है, ठीक है, उस आदमी को 1 मिनट नहीं लगा सरकार को देशद्रोही कहने में। और उनका एक एनजीओ बना हुआ है, ठीक है, एनजीओ आप जानते होंगे, ठीक है, जिसमें फंडिंग आती है और बेसिकली एनजीओ में विदेशों से भी फंडिंग आती है और उसको रेगुलेट करने के लिए क्या बना है, एफसीआरए। तो इसमें एफसीआरए का भी जिक्र है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो था वो याद रखना 1976 में आया था, इंदिरा गांधी ने जब लगाया था इसको, और अगेन इट वाज अमेंडेड इन 2010। इसमें यह होता है कि अगर आपका कोई एनजीओ है और अगर आप फॉरेन से फंडिंग पा रहे हैं तो उसमें यह चेक करना होता है कि कहीं आप टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए तो फंड नहीं पा रहे हो, कहीं आप देश की सोवेरेनिटी, सिक्योरिटी के साथ तो मजाक नहीं कर रहे हो, कहीं यहाँ पर कुछ इलीगल एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हो, और अगर पैसा मिल रहा है तो उस पैसे का यूज सही जगह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बात को चेक करने के लिए भी एफसीआरए काम करता है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, उनका जो एनजीओ है उस एनजीओ के ऊपर ये एलिगेशंस लगे हैं कि वो पाकिस्तान से फंडिंग पा रहे थे और चाइना से फंडिंग पा रहे थे, तो हमने उसको क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, उनके सारे बैंक अकाउंट फ्रोजन यानी कि फ्रोज कर दिए गए हैं, फ्रीज कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं और उनको उठाकर जेल में डाल दिया गया है। और कौन से एक्ट के अंडर डाला है, एनएसए। तो क्या होता है एनएसए, क्या होता है एफसीआरए, उससे सिमिलर कुछ एक्ट और भी हैं जैसे आपसपा, जस्टिस के बाद एक न्यूज आपसपा की भी आ गई आज, तो हम दोनों साथ पढ़ लेंगे। एक पीएमएलए होता है जैसा अरविंद केजरीवाल के साथ किया था, और एक यूएपीए भी होता है जैसा कि जम्मू कश्मीर के बहुत सारे जो लोकल लीडर्स हैं उनको उठाकर जेल में डाला गया है। तो सुप्रीम कोर्ट भी काफी बार कह चुका है कि मिसयूज होता है, ठीक है, वो जो भी है वो उनका मैटर है, हमें एग्जाम से मतलब है, तो हमें दोनों पहलू पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ठीक है, हम जो चल रहा है उसी के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो होता क्या है, समझ गए ना पूरी कहानी क्या चल रही है। तो वो स्टेटहुड में जाना चाहता है, शेड्यूल नंबर 6 में जाना चाहता है, ठीक है, और उनको 85% रिजर्वेशन देकर उनको शांत कर दिया गया था, लेकिन 3-4 महीने बाद अगेन प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। एफसीआरए क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 में आता है, ठीक है, इसको 2010 में अमेंड कर दिया गया। कोई भी बाहर से पैसा आएगा आपके एनजीओ में तो उसको रेगुलेट किया जाएगा कि हाँ पैसा सही जगह यूज हुआ नहीं हुआ, सोवेरेनिटी, इंटीग्रिटी और इन सब की बातें चेक की जाएंगी। एनएसए कब आया था, तो याद रखना ये जो आपका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑप्शन होता है अप टू 1 ईयर, यानी कि अगर आपके ऊपर ये एक्ट लगा, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है, अगर आपके ऊपर ये एक्ट लगा तो डेफिनेटली आपको बिना बेल के, है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन, आपने पढ़ा होगा पॉलिटी के अंदर आर्टिकल नंबर 22, आर्टिकल नंबर 22 के 3 पार्ट है, अगर आपको थोड़ा बहुत पॉलिटी याद है, आपने पढ़ी सबने है, उसमें पहले में लिखा हुआ है कि अगर आपको रीजन टू नो, राइट टू नो द रीजन ऑफ अरेस्ट, इसमें नहीं बताया जाता है, ठीक है, राइट टू हायर ए लॉयर नहीं बताया जाएगा। तीसरा था राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, ये नहीं होता है। तो आपको ये तीनों ऑप्शन नहीं मिलते हैं, आप 1 साल के लिए भूल जाइए कि आपको वकील मिलेगा, आपको रीजन बताया जाएगा, आपको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा अप टू 1 ईयर। ओरिजिनली कितना होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो याद रखना ओरिजिनली होता है इस आर्टिकल 22 जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है, आपने सभी ने पढ़ा होगा आर्टिकल 22।
इसके अकॉर्डिंग, है ना, इसके अकॉर्डिंग जो आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है वो 3 मंथ हो सकता है, ठीक है, 3 मंथ हो सकता है। लेकिन अगर पार्लियामेंट कानून बनाती है, लॉ बनाती है, तो लॉ बनाकर उस प्रिवेंटिव डिटेंशन को अप टू 12 मंथ तक एक्सटेंड किया जा सकता है। तो बना दिया ना सरकार ने कानून, NSA 1980 कर दिया 12 मंथ तक। अब उसको 12 मंथ तक जेल में रखा जा सकता है, कोई बेल का ऑप्शन नहीं है, उसे ये भी नहीं बचाया जाएगा कि क्यों उठाया गया था, क्यों उसको नहीं लोअर का ऑप्शन दिया जाएगा, समझ गए, जस्ट टू सेव द सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री, ऐसा सरकार का कहना है, समझ गए। अब जो भी है वो तुम जानते हो अच्छे से, समझ गए। ओरिजिनली 3 था लेकिन इसको बढ़ाया जा सकता है। बेल को आप भूल जाइए, बेल नाम की कोई चीज नहीं होती है। एंटिसिपेटरी बेल भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। PMLA क्या है, तो सिमिलर ऐसा ही कुछ मान लो, लेकिन उसमें बस मनी लॉन्ड्रिंग होती है कि आपने कहीं टेररिज्म को फाइनेंस करने के लिए पैसा पाया और आपके ऊपर आपने मनी लॉन्ड्रिंग किया, जैसे अरविंद केजरीवाल है ना, उनके ऊपर लगा था लीकर स्कैम, ठीक है। आज सारे के सारे नेता बाहर हैं, सारे के सारे नेता मजे से एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार जा चुकी है, उनकी पार्टी विलुप्त हो चुकी है, गायब हो चुकी है दिल्ली से, समझ गए। तो ये एक सरकार का एजेंडा भी हो सकता है, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, बट वो सामने दिखता है, ठीक है। दूसरा UAPA भी थोड़ा सा ऐसा ही है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अगर तुमने सरकार के खिलाफ कोई अनलॉफुल एक्टिविटी कर दी तो उस अनलॉफुल एक्टिविटी के अंडर में, जो कि 1967 में आया था, यू विल बी अरेस्टेड, ठीक है, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। जैसे जम्मू कश्मीर के बहुत सारे नेताओं को अरेस्ट किया, लेकिन बाद में 6 महीने बाद उनको छोड़ दिया गया, है ना, क्यों, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं मिलता तो छोड़ना पड़ता है। लेकिन हाँ, उस समय के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए गवर्नमेंट, सरकार, कोई भी रूलिंग पार्टी हो सकती है, उसका मिसयूज कर सकती है, इस पर्पज से इसको यूज किया जाता है। तो ये है आपका UAPA, स्लाइटली हल्का सा डिफरेंट है, उसमें डिफरेंस भी है। ये PMLA है और ये आपका NSA है। तो कौन सा लगा है इनके ऊपर, सोनम वांगचुक के ऊपर, तो याद रखना इनके ऊपर आपका NSA एक्ट लगाकर इनको डिटेन कर दिया गया है। डिटेंशन कहां पर है, आर्टिकल 22 में है, जो कि तुम्हारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू नो द रीजन ऑफ अरेस्ट, राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट इन 24 आवर्स, राइट टू हायर ए लॉयर। बट ये तीनों के तीनों आपके निकल जाते हैं, गायब हो जाते हैं अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में आते हैं, लाइक NSA, समझ गए। ये भी थोड़ी सी बातें ध्यान रखना। चलते हैं थोड़ा सा आगे। Sonam Wangchuk, who was spearheading a mass agitation demanding statehood and 6th schedule status for the Union Territory of Ladakh, was detained under the provisions of the National Security Act on Friday, 2 days after the police action against violent protest in Leh। ठीक है, ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं, इंटरनेट वहां पे बंद कर दिया गया है। 2 बॉडी थी, हमने पढ़ा था उस दिन, ले अपेक्स बॉडी, इन सबको भी कर लिया गया डिटेन। और उसके साथ साथ क्या क्या प्रोविजन है, आर्टिकल 22 अभी हमने पढ़ाई था, तुम्हारे फंडामेंटल राइट का पार्ट है। उसके 3KB में ये लिखा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को अलाउ कर सकते हो, लेकिन अगर कोई कानून बना देती है सरकार तो उसको 3 मंथ से आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। NSA क्या है, तो इट एम्पावर्स द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट टू डिटेन ए पर्सन टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम एक्टिंग इन एनी मैनर प्रीजुडिशियल टू नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि कुछ घटना हो उससे पहले उसे प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। एक तो होता है कि भाई मैंने कुछ किया और मुझे अरेस्ट कर लिया, एक होता है कि मैं कुछ कर सकता हूं उससे पहले मुझे अरेस्ट कर लो, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन हो गया, समझ गए। बस इतनी सी बात है। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिटेन ए पर्सन टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम डिसरप्टिंग पब्लिक ऑर्डर और फॉर मेंटेनेंस ऑफ द सप्लाईज एंड द सर्विसेज एसेंशियल टू द कम्युनिटी। The NSC, जो NSC है आपका in India is a high level body that advise the Prime Minister of India on matters related to the national security, strategic policy and the defense. It is 3-tiered organization that oversees political, economical, energy and security issues of the strategic concern. NSC प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। NSC कब बनी थी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, तो याद रखना नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वाज पास्ड इन 1980 बट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1998। उसके मेंबर कौन होते हैं, तो याद रखना, डेफिनेटली एग्जाम में पूछ सकता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आप जानते हो अनिल चौहान, जिनका भी टेन्योर बढ़ा दिया गया है। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, आपका होम अफेयर्स, ठीक है, अमित शाह जी, फाइनेंस निर्मला सीतारमण जी, और वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग जो कि कौन है आज के दिन, सुमन बेरी।
ये भी आप जानते हो, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, उसके मेंबर भी होते हैं। इवन इन 2019 3 मिनिस्ट्रीज गेव नोट टू लद्दाख ट्राइबल स्टेटस, बट अभी तक उसे स्टेटस नहीं मिला। तो अब ये सारा मैटर चल रहा है और ये कंटिन्यू रहेगा। देखते हैं इसमें क्या होता है, डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है। तो इन सारे फैक्ट को आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे, फिर कभी इसको डिस्कस कर लेंगे, दोबारा आएगा तब। नेक्स्ट है AFSPA extended in the parts of Manipur, Arunachal and Nagaland for 6 months। सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय AFSPA, होता क्या है, फिर पढ़ेंगे बढ़ाया क्यों गया, फिर पढ़ेंगे कब आया था, क्यों, कौन लाया था, कैसे लाया था, कैसे काम करता है, हो गया खत्म। देखो क्या होता है, देखो जब यहाँ पर 1942 में महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, अभी इंटरनेशनल पीस डे आने वाला है उनके बर्थडे पर 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी जी के द्वारा एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट। आप सभी ने पढ़ा होगा भारत छोड़ो आंदोलन, और गांधी जी ने इसमें नारा दिया था डू और डाई, करो या मरो। और ये गांधी जी का पहला वॉयलेंस वाला मूवमेंट था। इससे पहले वो नॉन वॉयलेंस मूवमेंट करते थे। मौका अच्छा था, पूरी ब्रिटिश आर्मी कहाँ गई हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 में गई हुई थी, मौका अच्छा था। उन्होंने पूरे भारत के लोगों से कहा कि ठीक है, डू और डाई, हमें तो आज़ादी चाहिए। रेलवे स्टेशन में आग लगा दी, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जो ब्रिटिशर्स की प्रॉपर्टी थी हमने सबको आग लगा दी, है ना। पहले होता था अंग्रेजों के पास बंदूक होती थी, भारतीयों की जेब में बंदूक लेकर घूम रहे भारत वाले, क्यों, आर्मी तो है नहीं, जा चुके हैं। उधर से आजाद हिंद फौज का सपोर्ट है, उधर से आपकी जो गदर पार्टी उसका सपोर्ट है, भयंकर तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अंग्रेज डर गए। विद इन 20 to 24 डेज उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम तुम्हें आजाद कर देंगे, परेशान मत हो, और जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म होगा हम तुम्हें आजाद कर देंगे। और उन्होंने वादा पूरा किया, कैबिनेट मिशन आया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और वो हमें आजाद करके निकल गए। लेकिन जब ये हो रहा था 1942 में, तो ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास किया, एक बिल है ना, ऑर्डिनेंस जिसे कहते हैं, ऑर्डिनेंस, एक ऑर्डिनेंस पास किया जिसे कहा गया AFSPA, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, ये आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट कह दिया, ठीक है, AFSPA। अब ये जो आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट था, ये पहली बार कब आया, 1942 में। बट ये एक्ट नहीं था उस समय, इट वाज जस्ट एन ऑर्डिनेंस जो ब्रिटिशर्स लाए थे कि भाई जो दिखे, देखो होता क्या है इसमें, एक होता डिस्टर्ब्ड एरिया। आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टर्ब्ड एरिया, वहां का मजिस्ट्रेट, वहां का कलेक्टर या वहां की सरकार, वहां का गवर्नर अगर कह देता है कि इस इलाके में टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, यहाँ पर इलीगल तरीके से काम होते हैं और यहाँ पे भयंकर तरीके से गुंडागर्दी चल रही है, तो उस इलाके को सरकार क्या कर देती है, डिस्टर्ब्ड एरिया। देन आर्मी जाती है, आर्मी को स्पेशल पावर दी जाती है, किसी को भी मार सकते हो, किसी को अरेस्ट कर सकते हो, किसी को भी जेल में डाल सकते हो, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई गोलियों का हिसाब नहीं देना, जिसको मारना है मार के आ जाओ, बस शांति बनी रहनी चाहिए। दैट इज द AFSPA, ठीक है। तो इंसर्जेंसी को मेंटेन करना था, अंग्रेज ले आए। अब धीरे धीरे हम आजाद हो गए 1947 में, ठीक है, आजाद हो गए। तो आजादी के बाद भी भारत में बहुत सारे लोग चाह रहे थे कोई दूसरा देश बने। हैदराबाद चाह रहा था मैं अलग देश बना लूं, है ना, हरि सिंह कह रहा था मैं भी अलग देश बनाऊंगा, वो तो पाकिस्तान ने अटैक किया तो भारत में मिल गया, 370 बन गई, उसके बाद हमें यहाँ भी लगाना पड़ा। तो सबसे पहले नागालैंड में हुआ, और नागालैंड में जो नागा जनजाति है ना, उसने प्रोटेस्ट कर दिया और बोले हम तो अलग देश चाहते हैं। बोडोलैंड आपने सुना होगा ना, आसाम के लोगों की डिमांड होती है। हम कहा गए तो ठीक बात नहीं है। तो सबसे पहली बार याद रखना 1958 में AFSPA एक्ट वाज पास्ड, ठीक है। तो सबसे पहली बार कब आया था AFSPA एक्ट, 1958। और आगे सबसे पहले कहां के लिए आया था, नागा, ठीक है, जो नागालैंड में जो नागा समुदाय है तुम्हारा आसाम और नागालैंड के पार्ट में, उनको कंट्रोल करने के लिए आया था, आसाम एंड नागालैंड, ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद आगे चल के जम्मू एंड कश्मीर को भी कंट्रोल करने के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए अलग से AFSPA एक्ट फॉर जम्मू कश्मीर वाज पास्ड इन 1990, ठीक है। बस इतना ध्यान रख रहा हूं, पूरा का पूरा कंट्रोल आर्मी के पास होता है, पूरे स्टेट में नहीं। जैसे मैं जयपुर में हूं, ठीक है, और जयपुर का मान लो मानसरोवर इलाका है, उसे कह दें कि ये AFSPA में डिस्टर्ब्ड एरिया है, तो आर्मी वहां पर उस पूरे मानसरोवर में आर्मी का रूल हो जाएगा। कोई जवाबदेही नहीं है, किसी को गोली मारे, किसी से कुछ करे, बस शांति बनानी है, मेन टारगेट है शांति बनाना, या तो प्यार से या हथियार से।
बाकी पूरे जयपुर के अंदर पुलिस सिस्टम, कानून व्यवस्था सब कुछ वैसे चलता रहेगा जैसे पीसफुली देश में चलता है। समझ गए? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आफ्स्पा। ठीक है, ये आफ्स्पा में होता है। समझ गए? एनएसए अलग है। एनएसए में आप किसी को उठाकर जेल में डाल सकते हो, लेकिन आफ्स्पा में आर्मी का कंट्रोल होता है, वो चाहे वो वहां पर कर सकती है, आर्मी ही मालिक है उस इलाके की, ऐसा मान लो। तो अभी किन किन जगह पर आफ्स्पा को एक्सटेंड कर दिया गया है 6 महीनों के लिए? तो याद रखना, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में। और याद रखना, मणिपुर में तो पहले से ही आपका प्रेसिडेंट रूल चल रहा है पहले से, है ना। वहां पर तो वैसे ही दंगे फसाद हो रखे हैं। कुछ दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहां पर जाकर आए हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा, लोगों से मिलकर भी आए थे। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। तो कब आया था, क्या है क्या नहीं है, समझ गए? आई होप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। ठीक है, 1958 नागा हिल्स, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर। 1990 कौन इसको करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उसको क्या कर देती है? डिक्लेयर कर देती है। कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, कैन शूट टू किल इफ नेसेसरी, कैन एंटर एंड सर्च प्रेमाइसेस विदाउट परमिशन, कैन यूज फोर्स इंक्लूडिंग लीथल फोर्स और डिस्टर्ब्ड एरियाज। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। डिक्लेयर्ड फॉर द 6 मंथ एट ए टाइम, एक बार के लिए 6 महीने के लिए होती है, बाद में इसको सरकार बढ़ा भी सकती है। अभी कहाँ चल रहा है? दिसंबर आपके 2025 में। तो याद रखना, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से में है, मणिपुर, नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है। और इनके अंदर अभी क्या कर दिया गया? एक्सटेंड भी कर दिया गया है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन भी होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स भी होती हैं। बिल्कुल सही है ना। अब आर्मी के पास कंट्रोल, तो डेफिनेटली इंफॉर्मेशन निकलवाने के चक्कर में बहुत सारे मासूम भी मारे जाते होंगे। ठीक है, तो उसके अंदर एनएचआरसी भी आता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, आप जानते हो। ठीक है, 1992 में बना हुआ है। ठीक है, 1993 सॉरी। ठीक है, तो उसका वायलेशन भी होता है। ठीक है, सिविल सोसाइटी है ना। इवन आपने पढ़ा होगा कि जब 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट आया था, तो उस समय जस्टिस वर्मा ने एक रिकमेंडेशन ये भी दिया था, हालांकि उनका रिकमेंडेशन माना नहीं गया था। ही रिकमेंडेड कि भाई क्या होना चाहिए कि जहां आर्मड फोर्सेस आफ्स्पा लगा होता है, वहां पर अगर महिलाओं के साथ कोई क्राइम होता है, देन उस क्राइम को नॉर्मल जुडिशरी में देखा जाए, ना कि आफ्स्पा एक्ट के अंदर देखा जाए। क्योंकि अगर आर्मी वाले किसी के साथ गलत करते हो, देन इन दैट केस, है ना, उसको नॉर्मल लॉ में देखा जाए, ना कि आफ्स्पा में। बट दिस रिकमेंडेशन वाज रिजेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो सब भी आप पढ़ चुके हो पहले, समझ गए? सिंपल सा याद रखना। इसको कई बार एनएसए से कंपेयर कर लेते हैं, जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन है। इसमें मार नहीं सकते हो आप किसी को एनएसए में, ठीक है, लेकिन इसमें मारा भी जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखना। आफ्स्पा अप्लाइज ओनली टू द आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस ऑपरेट अंडर द नॉर्मल लॉ। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ट्रंप होल्ड्स टॉक्स विद पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इन द लेटेस्ट साइन ऑफ द वार्मिंग टाइज। तो देखो, ये है आपके डोनाल्ड ट्रंप साहब। ठीक है, ये है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, और उधर बैठे हैं आपके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। देखो हुआ क्या, ट्रंप साहब मिले किससे? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से मिले तो डेफिनेटली वो किसके साथ रिलेशन अच्छे कर रहे हैं? पाकिस्तान के साथ। हम किससे अच्छे कर रहे हैं? चाइना के साथ। दैट इज वाई मोदी जी 8 साल बाद चाइना गए थे। तो वही सब बातें हैं, ब्रिक्स का होना, नेटो का होना, इधर जाना उधर जाना, एक दूसरे की टांग खींचना, बस वही चल रहा है। ठीक है, तब हो सकता है कि दोनों आपस में कुछ ट्रेड कर लें, हो सकता है दोनों के ट्रेड करने से इंडिया पे कुछ इंपैक्ट पड़े, फिर हो सकता है इंडिया चाइना की तरफ झुक जाए, ज्यादा उधर झुकाव कर ले, उधर ट्रेड करने लग जाए। तो वही सब कंटिन्यू चल रहा है। तो जस्ट इसको उसी कंटिन्यूटी में पढ़ना, और कुछ नहीं है। मिस्टर शरीफ कौन है? शहबाज शरीफ, बस नाम ही शरीफ ही ध्यान लगना है इन लोगों का, है ना, वरना तो ऐसा कुछ हो ही ना। Mr. Sharif was among the top officials from 8 Arab or Muslim countries who met with the Mr. Trump on the sidelines of the UN General Assembly this week to discuss strategy on ending the Israel-Hamas war in Gaza. देखो, बात भी कौन कर रहा है? पाकिस्तान बात कर रहा है कि इजराइल हमास का वॉर खत्म कर दें। आपको पता है कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम मुस्लिम कंट्रीज को नेटो जैसा एक ग्रुप बना लेना चाहिए, बिकॉज नेटो क्या करता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फॉर्म्ड इन 1949, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। क्या करता है वो? अगर तुमने किसी एक देश पर अटैक किया तो सभी 32 कंट्रीज पर अटैक माना जाएगा और वो रिटेलिएट करेंगे। पाकिस्तान बोला हम भी मुस्लिम कंट्रीज एक नेटो जैसा ग्रुप बना लेते हैं, अगर कोई मुस्लिम कंट्री पे अटैक करेगा हम उस पर अटैक कर देंगे। ठीक है, तो अभी ट्रम्प साहब ने उन्हें समझाया होगा कि बेटा ऐसा नहीं करते हैं, शांति से रहो। ठीक है, बस तुम मुझे ग्लोबल जो नोबेल पीस प्राइज है उसके लिए नॉमिनेट करते रहो, बस उतना काफी है। सब बात की बात है। ठीक है, जस्ट, है ना। तो उनकी मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद ये सब बातें निकल के आई।
ties have improved between the US and the Pakistan as Mr. Trump's relationship with the Prime Minister Narendra Modi, one of the Republican presidents closest with a world leader, है ना, सबसे close friend आप जानते हो, our friend, my friend, है ना, has become strained over India's increased purchase of the discounted Russian oil after the Moscow invaded Ukraine in Feb 2022। और आपको पता है पहले हम रशिया से 2% तेल खरीदते थे, अब रशिया से हम 40% तेल खरीद रहे हैं, जो सबसे बड़ा थ्रेट है किसको, अमेरिका को। दैट इज वाई वो RIC ब्लॉक को काट कर इंडिया को बाहर निकालना चाह रहे थे, बट ये उनकी जो कोशिश थी वो फेल हो गई और हम रशिया और चाइना के मित्र बन गए। ठीक है, वो आप जानते हो। चलते हैं थोड़ा सा आगे। MiG-21 फाइनली, ठीक है, जो आपका MiG-21 है, जो लगभग 60 साल की सर्विस के बाद हमारी आर्मी एयरफोर्स से रिटायर हो रहा है। ठीक है, और बेसिकली DRDO डिफेंस के लिए वेपन्स बनाता है, जैसे उसने तेजस और ये सब बना रखे हैं। बट MiG-21 वाज टेकन फ्रॉम रशिया, USSR, सोवियत यूनियन से लिया था। लगभग 1963 में हमने लिया था, USSR से हमने लिया होता है इसको। मैन्युफैक्चरर कौन है, मिकोयान गुरेविच, ठीक है, उसको बनाती है। और ये लगभग 60 साल के बाद क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। इसी को कहते हैं फिश बेड भी कहते हैं, ध्यान रखना। इसकी टॉप स्पीड लगभग 2.05 मैक है, यानी कि ट्वाइस ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड। ठीक है, और 50 ईयर इन द IAF बिफोर रिटायरमेंट ये क्या कर दिया गया है, अब हटा दिया गया है। इट इज ऑल्सो नोन एज द फ्लाइंग कॉफिन ड्यू टू हाई एक्सीडेंट रेट। मैं आपसे हमेशा कहता था कि ये पता नहीं आज तक क्यों चलाया जा रहा है, क्योंकि ये लगभग 900,000 लिए थे, आधे से ज्यादा तो चलते चलते क्रैश हुए हैं। जोधपुर बाड़मेर में कहीं ना कोई ना कोई जो हमारा एयरफोर्स का ऑफिसर था उसकी डेथ हो जाती थी, क्रैश बहुत होते थे। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, तो इसको फ्लाइंग कॉफिंग भी कहते थे ना, उड़ता हुआ ताबूत। कभी भी क्रैश हो सकता है, लेकिन फाइनली उसे हटा दिया गया है। उससे एडवांस वर्जन वाले हमारे पास हैं। डेफिनेटली हमारे आर्मड फोर्सेज या एयरफोर्स के लोगों के लिए ये भी अच्छी बात है कि हमने इसे फाइनली हटा दिया है। ऐसा नहीं है कि कभी से ऐसा था, ये शुरू में बहुत अच्छा था, है ना, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो चुकी है, बस बात ये है। इसने 1965 की इंडो पाकिस्तान वॉर में हेल्प की, इसने 1971 की इंडो पाकिस्तान वॉर में हमारी हेल्प की, और इसने कारगिल वॉर में भी हमारी क्या की होती है, हेल्प की होती है। बट फाइनली हमने इसको क्या कर दिया है, रिटायर कर दिया है। बस इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। और DRDO के बारे में तो आप जानते ही हो, है ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फॉर्म्ड इन 1958। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली। ठीक है, समीर V कामत इज द चेयरमैन या डायरेक्टर। ठीक है, एक और न्यूज है DRDO की। DRDO को इस बार का बिजनेस लाइन चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है फॉर इट्स स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। तो जस्ट वन लाइनर में याद रखना किसको मिला है, DRDO। DRDO क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपने पहलगाम वाली न्यूज में खूब पढ़ा है, इसी ने एक प्रोग्राम चलाया था, कौन सा, IGMDP। इसी के अंदर इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और कब से कब तक, 1983 से लेकर 2008 तक। और इसी के अंदर उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था, पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग एंड आकाश। ठीक है, और उसके बाद आपने पढ़ा होगा S-400, सुदर्शन चक्र, रशिया से लिया, ये खुद बनाएंगे हम। ठीक है, और कब तक, 2035 तक। ये सारी बातें आप जानते हो। DRDO क्या करता है, क्या नहीं करता है। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इन सभी के लिए वेपन्स बनाता है। तो इसको इस बार का क्या मिला है, आपका बिजनेस लाइंस चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड। चलते हैं थोड़ा सा आगे। Trees illegally felled on the forest land given to the Satsang NGT report। क्या होता है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2010, और इसका एक्ट कब आया था, NGT एक्ट, ये भी 2010 में आया था। देखो होता क्या है, मैंने कहा हमारी तुम्हारी लड़ाई हो गई, ठीक है, और हम चले गए कोर्ट में, तो हमारे ऊपर जजमेंट देने के लिए कोर्ट तो बैठा है। अब तुमने किसी पेड़ को काट दिया, तुमने जंगल को काट दिया, तो कौन ध्यान रखेगा उसका, कौन उसकी तरफ से लड़ेगा, लीगल फाइट कौन लड़ेगा, दैट इज द NGT। समझ गए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जहां कर भी नेचर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ गड़बड़ होती है, इलीगली पेड़ों को काटा जाता है, इलीगल माइनिंग की जाती है पहाड़ों में कहीं भी, तो उस केस में कौन आता है उस चीज को बचाने के लिए, उस बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, दैट इज नोन एज द NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2010। समझ गए, ये उसके ऊपर काम करता है। ठीक है, अब हुआ क्या, आपने शायद राधा स्वामी सत्संग का नाम सुना होगा, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में बहुत फेमस है। तो हुआ क्या, जो आपका क्या नाम है इसका, राधा स्वामी सत्संग ब्यास में पंचकुला के अंदर, हरियाणा के पंचकुला में 40 हेक्टेयर जमीन उसको दे दी गई। और उस राधा स्वामी सत्संग ब्यास के लोगों ने क्या किया, जो अथॉरिटी है, उन्होंने पेड़ काटे और वहां आश्रम बना लिया। ठीक है, बना लिया, अच्छी बात, आश्रम बना लिया।
बट बाद में पता चला कि आश्रम तो जंगल की जमीन पर बना है, फॉरेस्ट। तो कहाँ गए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, कहाँ गया ट्राइबल लोगों के राइट, सबकी धज्जियां उड़ा दी। आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ इन ए हेल्दी एनवायरनमेंट, कहाँ से रहेगा, तुम तो मंदिर बना आश्रम बनाने के लिए पेड़ काटे जा रहे हो। बात पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट तक, एनजीटी के पास बात पहुंच गई। एनजीटी बोला ये तो गलत बात है। अब एनजीटी उसके ऊपर क्या कर रहा है, उसको रिव्यू कर रहा है, जो भी दोषी होंगे उनको पकड़ लिया जाएगा। समझ गए, बस इतनी सी न्यूज है। तो क्या होता है एनजीटी, याद रखना, एनजीटी इज ए स्पेशलाइज्ड judicial body in India established and under the National Green Tribunal Act 2010. Its primary purpose is to handle cases related to the environmental issues and the dispute. ठीक है, सिंपल से याद रखना, एनवायरमेंटल लॉज को एनफोर्स करना, कंजर्वेशन करना, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट को बचाना, ये सब इसके काम है। इसका चेयरमैन पर्सन कौन होता है, एनजीटी इज हेडेड बाय द चेयरपर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द चेयरपर्सन होल्ड्स ए सिग्निफिकेंट पोजीशन ऑफ द अथॉरिटी एंड लीडरशिप विद इन द ट्रिब्यूनल। ठीक है, उसको लोग बनाते हैं। ठीक है, सिंपल से याद रखना। बेसिकली कौन होता है, तो याद रखना जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जज होता है कोई, या फिर आपके किसी हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जज भी हो सकता है, वो उसका हमेशा ऐड रहता है। अभी भी कोई है, उसका नाम भी देख लेना। ठीक है, कैन नॉट कंप्लीटली बैन, नीड बैलेंस्ड अप्रोच ऑन फायरक्रैकर्स से सुप्रीम कोर्ट। आपने देखा होगा दिवाली का वक्त आ रहा है, और दिवाली का वक्त आ रहा है तो हम दिवाली को हर पूरे साल भर वेट करते हैं कि यार कब दिवाली आएगी, कब पटाखे छुड़ाएंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले कहा था, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप जानते हो उनके बारे में, उन्होंने कहा कि भाई पटाखे बैन कर दो। अब कैसे कर दोगे, पटाखा एक तो ऐसा तो है नहीं कि आज बनाने लगे कल वो बिक जाएंगे, कम से कम साल भर से काम चल रहा होगा, कितने वर्कर्स लगे होंगे, जिस फैक्ट्री में पटाखे बन रहे हैं उस फैक्ट्री को लाइसेंस देने वाली सरकार है, फिर कैसे बंद कर दोगे। उनका पैसा लगा है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है उन लोगों की जॉब है, उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट है उनके पास, है ना। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, ठीक है, ठीक है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट में, ठीक है, उससे पोल्यूशन हो रहा है, नॉइस पोल्यूशन भी होता है, आप जानते हो। ठीक है, आपका इससे नॉइस पोल्यूशन भी होता है, साथ के साथ एयर पोल्यूशन भी होता है, ये ठीक है, बात मान गए। लेकिन एकदम से बंद करना तो ठीक नहीं है ना, एकदम से बंद करना तो उन लोगों को एकदम से फांसी देने के बराबर हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई कुछ रूल्स बनाएंगे और धीरे धीरे स्ट्रेटेजिकली बंद करेंगे। अच्छा, बंद कर भी दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं छुड़ाएंगे, पटाखे बैन है, और गली गली में पटाखे फूटेंगे। अब जो उसके ऊपर उसके चेक करने वाली एजेंसी होगी कोई भी, वो क्या गली गली में जाएगी, हर गली में पटाखे फूट रहे होंगे। दूसरी बात ये है, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर पटाखे बैन हो गए तो इलीगल तरीके से बिकेंगे, क्योंकि गुजरात बिहार में दारू बंद है ना, इलीगली सब चलता है, तो लोग क्राइम करना सीख जाएंगे, क्योंकि वो इलीगल काम करना इज अ क्राइम, आप जानते हो इस बात को। तो इससे बचा जाए, वरना फिर दोबारा से जेलें भर जाएंगी, जबरदस्ती किसी ना किसी को उठा के लाओगे, पटाखे फोड़ रहा था, ये वो कर रहा था। उससे अच्छा है कि पॉलिसीज अच्छी बनाओ और नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर हो जाओ। बस इतनी सी न्यूज है, मतलब तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम पटाखे छुड़ा सकते हो, बट लिमिट में रखना। ठीक है, एज वी हैव एक्सपीरियंस इन द पास्ट, ए कंप्लीट बैन कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। The CGI observed on the futility of trying to exert an iron-handed and totalized approach on the firecrackers industry that employs thousands of the workers। तो मतलब वो यही कह रहे हैं कि यार एकदम से टोटली उनको क्या नहीं करना चाहिए, हमें बैन नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, बस इतना सा है। ठीक है, कौन कौन सा है, क्योंकि उसमें थाउजेंड्स ऑफ वर्कर भी काम करते हैं। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ अच्छा है, बट आर्टिकल 41 भी तो है डीपीएसपी का, राइट टू प्रोवाइड यू, या राइट टू वर्क देगा स्टेट तुम्हें, लेकिन वर्क तो तुम छीन रहे हो, समझ रहे हो, उसकी दिवाली कहां से बनेगी बेचारे की। आर्टिकल 43 क्या कहता है, लिविंग वेज। अब लिविंग वेज कमाने के लिए क्या करेगा आदमी, काम करेगा, तुम उसका काम बंद कर दे रहे हो, 43 वोलेट हो जाएगा, 41 वोलेट हो जाएगा। ठीक है, तो बस वही बातें हैं कि हमें बैन तो करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से। ग्रीन क्रैकर्स, फिर एक बात आती है, ग्रीन क्रैकर्स छुड़ा लो जो कि इको फ्रेंडली होते हैं। क्या होते हैं, दीज आर नोन टू कॉज लेस एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल फायर क्रैकर्स। These crackers were first designed by the National Environmental and Engineering Research Institute। याद रखना, जो आपके फायर क्रैकर हैं उनको बनाया किसने था, ग्रीन क्रैकर्स को नीरी ने बनाया था। व्हाट इज नीरी, तो सिंपल याद रखना, नेशनल एनवायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, अंडर द एजिस ऑफ द काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। 2018 में पहली बार आया था ग्रीन क्रैकर्स का कॉन्सेप्ट। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द CSIR टू कंडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टडीज इन द एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग।
These crackers replace certain hazardous agents in the traditional crackers, ठीक है। इससे क्या होगा, उसमें थोड़े लेस पोल्यूटिंग जो क्रैकर मटेरियल है वो डाल दिया गया है और कुछ नहीं है। एडिशनली द पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन पीसो, है ना, पीसो, ठीक है, रुपया नहीं है, पीसो मतलब राजस्थानी में बोल देते हैं। पीसो एक एक्ट है, एक्सप्लोजिव एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन इज टास्क्ड विद सर्टिफाइंग दैट द क्रैकर्स आर मेड विदाउट आर्सेनिक, मरकरी एंड बेरियम एंड आर नॉट लाउड बियॉन्ड ए सर्टेन थ्रेशोल्ड, यानी कि एक लिमिट होनी चाहिए, उस लिमिट से ज्यादा उसमें साउंड नहीं होना चाहिए, पता चले लोग बहरे हो जाएं, और दूसरा उसमें पॉल्यूशन कम होना चाहिए। तो आप चलेगा ये। अभी ग्रीन क्रैकर क्या होते हैं, उसमें ये जो हजार्डियस प्रोडक्ट होते हैं यानी कि कंपोनेंट, उनको निकाल दिया गया है और उसको एक हेल्दी बना दिया गया है, ठीक है। व्हाट इज पीसो, तो याद रखना पेट्रोलियम and explosive safety organization, it was formed, yeah, it is working since 1898 से काम कर रहा है, has been serving the nation as a nodal agency for regulating the safety of hazardous substances such as explosive, compressed gas and the petroleum, इन सब से बचाने के लिए काम करता है। तो ये भी फैक्चुअल डाटा याद रखना, ठीक है। PISO's major work is to administer the responsibilities delegated under the Explosive Act 1884 एंड पेट्रोलियम एक्ट 1934, ठीक है। इनको भी ये संभालता है, देखता है। सिंपल याद रखना, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, तो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ये काम करता है। जस्ट बेसिक सी बात है, याद रखना, ठीक है। अभी देखते हैं, दिवाली में काफी टाइम है और क्या क्या डिसीजंस आते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आप कुछ बातें समझ पाए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है, तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं फिर कभी किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।